हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। आज का यह ट्यूटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ टॉप पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर विद सैम्पल कोड। मतलब दोस्तों कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप ये वीडियो देख के आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कम टाइम में विथ एग्जाम्पल के साथ है, तो आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल कोड भी दिखा सकते हो। तो जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस है हमारे, चलो मैं एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, इस पीएचपी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, क्या पीएचपी आपका स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है? आंसर एक्चुअली नो। क्यों नहीं है? क्योंकि पीएचपी जो है अपना वीकली टाइप और लूजली टाइप है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ऑल। बट पीएचपी में आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पे इधर पे कोड में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल में मैंने जस्ट हेलो पास कर दिया, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग ले लिया है। अगर वहीं आपका डॉट नेट या सी होता, जावा होता, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता, स्ट्रिंग और उसका वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक कीवर्ड डिक्लेयर किया वेरिएबल 10, ये इंटीजर दोस्तों ऑटोमेटिकली ले लिया। इस तरह से, इसलिए दोस्तों जो पीएचपी है अपना वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज नहीं है। तो जब आपको इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि अपना यहाँ पे स्क्रीन पे बोला, व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएबल्स इन पीएचपी। मीन्स अगर हम लोग एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं उसका मतलब क्या होता है? आंसर है, when the value of variable is used as the name of the other variables then it is called variables. Double dollar is used to declare variables in PHP। मतलब दोस्तों सिंपली यही बोल रहा है कि अगर हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल का वैल्यू यूज करते हैं नेम ऑफ अदर, दूसरे वेरिएबल का नाम देने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। सैम्पल कोड में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि डॉलर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने पीएचपी असाइन कर दिया। दूसरा यहाँ पे जहाँ पे मैंने डॉलर स्ट्रिंग के अंदर मैंने दो डॉलर साइन लगा दिया, मतलब कि जो जो इसका स्ट्रिंग का वैल्यू होगा, जो ये पीएचपी होगा, ये अपना वेरिएबल नेम हो जाएगा और उसमें हमने प्रोग्रामिंग ऐड कर दिया, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, इसको बोलते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अब जैसे कि अगर इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे, आपको ये प्रैक्टिस करना है, जो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे बस आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा, बस आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहेंगे और इंटरव्यूअर आपसे पक्का इम्प्रेस होगा। इको, यहाँ पे जैसे कि मैंने डॉलर स्ट्रिंग डाला तो इसका आउटपुट आउटपुट प्रिंट होगा पीएचपी प्रोग्रामिंग। ए डॉलर स्ट्रिंग से मुझे पीएचपी मिला, ए डॉलर स्ट्रिंग से मुझे प्रोग्रामिंग मिला। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग डॉलर पीएचपी करेंगे तो अपने को प्रोग्रामिंग होगा, क्योंकि ये जो पीएचपी अपना वेरिएबल हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली सभी लोग पूछते हैं, फ्रेशर को पूछते हैं, मोस्टली वन ईयर एक्सपीरियंस को पूछते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट, मोस्टली सबको पता है बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बहुत इको एंड प्रिंट मेथड, जैसे कि आप जानते हैं इको और प्रिंट दोनों हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए ऑन द ब्राउजर, बट देयर इज ए डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। इको क्या करता है? इको डजंट रिटर्न एनी वैल्यू आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट। इको क्या करता है कि आपको जब भी कुछ इको करते हैं, कुछ वैल्यू प्रिंट करते हैं, उसके बाद वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, एंड इट वर्क्स फास्टर देन अ प्रिंट मेथड। प्रिंट क्या करता है? स्लोअर है, क्योंकि क्योंकि इको बिकॉज इट रिटर्न द बुलियन वैल्यू आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट। मतलब ये है कि आप प्रिंट में चेक कर सकते हैं ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि वो हमेशा बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। आपको वैल्यू तो देगा मगर वो रिटर्न करता है, इको कभी रिटर्न नहीं करता। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। और आप प्रिंट में सिर्फ एक ही वेरिएबल पास कर सकते हैं, इको में आप मल्टीपल वेरिएबल पास कर सकते हैं, उसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। एक डिफरेंस और है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ गया। जैसे कोड में देख सकते हैं, इको पीएचपी डेवलपर्स, यहाँ पे हम लोग प्रिंट को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉलर एन को चेक कर सकते हैं इसके अंदर वैल्यू है कि नहीं, ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स बुलियन में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हाउ कैन यू एग्जीक्यूट पीएचपी स्क्रिप्ट फ्रॉम द कमांड लाइन? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस
You have to use PHP command in the command line to execute a PHP script. If the PHP file name is test.php, then the following command is used to run the script from the command line. आपको जैसे कि आप एक PHP फाइल बनाए, तो आपको उस जो जहाँ पे आपने PHP फाइल सेव किया रहेगा उसका पाथ लेना है और आपको अपने टर्मिनल ओपन करना है CMD वाला, वहाँ पे जाके PHP और आपका फाइल का नाम डाल देना है, तो आपका जो भी उस फाइल में आउटपुट रहेगा आपको टर्मिनल में दिखेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा नहीं रहा हूँ, एक एक प्रैक्टिकल दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। हाउ कैन यू डिक्लेयर द एरे इन PHP? एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं PHP में? एरे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बेसिक ऑफ एरे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कितने टाइप के एरे होते हैं, एरे में डेटा कैसे पुश करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिमूव, कैसे सर्च करते हैं, कैसे, मतलब ऑल दिस थिंग्स आपको पता होना चाहिए। तो PHP में 3 टाइप के एरे होते हैं, न्यूमेरिक, एसोसिएट एंड मल्टी डायमेंशनल। न्यूमेरिक एरे में बेसिकली अगर आप जैसे कि एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू डाल दिया, डेल, लेनो और PHP, तो ये अपना न्यूमेरिक एरे बन गया। न्यूमेरिक एरे यहाँ क्यों बन गया? क्योंकि सबको इंडेक्स नंबर असाइन होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, डेल को 0 असाइन होगा, लेनो को 1, PHP को 2। और एरे आप विदाउट एरे कीवर्ड भी, मतलब ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होता है उसमें भी आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि हम लोग की वैल्यू पेयर में एरे डिक्लेयर करते हैं, मतलब जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट 0 1 2 असाइन होता है इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आप खुद असाइन कर सकते हैं की वैल्यू पेयर में। जैसे कि यहाँ पे सिथी रेड, अमित ब्लू, महक ग्रीन, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में एरे असाइन किया है। तो अगर एसोसिएटिव एरे हम लोग को एक्सेस करना रहता है तो हम लोग फॉर ईच लेके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। की में आप सिथी जाएगा, वैल्यू में रेड जाएगा, की में अमित जाएगा और वैल्यू में ब्लू जाएगा, इस तरह से। मल्टी डायमेंशनल एरे दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या होता है कि एरे के अंदर हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि एक एरे है उसके अंदर एरे PHP 50 एरे, jQuery 50 एरे, एंगुलर JS20, इस तरह से इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। इसका अलग अलग यूजेस है, एज पर आपका प्रोजेक्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैनिपुलेशन के हिसाब से आप डेटा बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप एरे पे जरूर प्रैक्टिस करिए, उसके सारे मेथड यूज करिए, एक बार उस पर कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम करिए प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में मोस्टली आपको पूछा ही जाता है एरे पे क्वेश्चन, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में आपका एरे यूज होता ही है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सप्लोड एंड इम्प्लोड? दोस्तों ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है PHP में, बहुत काम का फंक्शन है। जब भी हम लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ करते हैं, इस फंक्शन की यूज से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं PHP में। बेसिकली एक्सप्लोड इम्प्लोड क्या करता है? एक्सप्लोड क्या करता है कि आपका जो स्ट्रिंग रहता है उसको एरे में कन्वर्ट करता है, और वो जो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे आप स्पेस से कन्वर्ट करें, यहाँ पे मतलब जो स्पेस है आई और लाइक के बीच में, तो ये स्पेस और लाइक और प्रोग्रामिंग के बीच, इस स्पेस से उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा एक्सप्लोड। जब आप प्रिंट करोगे एक्सप्लोड को तो एरे में प्रिंट होगा, एरे में आपका आई, लाइक, प्रोग्रामिंग 3 एलिमेंट ऐड हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आप इसको स्पेस के अलावा अगर जैसे यहाँ पे कॉमा होता है या कुछ भी होता है, अंडरस्कोर होता है, उससे भी आप सेपरेट कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर छोड़ के। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम लोग जो होता है अपना इम्प्लोड होता है, वो क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे आपका एरे नंबर ऑफ एलिमेंट एरे, अगर आपको स्ट्रिंग में चाहिए, पेन पेंसिल सब एक स्ट्रिंग में चाहिए, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्लोड करके। तो आपका वो भी, आपको जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, बीच में स्पेस चाहिए, कॉमा चाहिए या अंडरस्कोर चाहिए, जो भी चाहिए उससे आप सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी डाल सकते हैं। ये होता है एरे एक्सप्लोड और इम्प्लोड। ये बहुत ईजी है, बहुत ही काम का फंक्शन है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको बहुत काम आएगा, आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते टाइम भी PHP के ये सब काम आएंगे, और इंटरव्यू में मोस्टली ये सब पूछे जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना, विच फंक्शन कैन बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्क्रिप्ट आफ्टर डिस्प्लेइंग द एरर मैसेज? ठीक है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होता है कि आपको एग्जिट करना है। जैसे आप डिबग कर रहे हो कोड, PHP में आप कोड लिख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग को डिबगिंग की जरूरत होती है कि वैल्यू बराबर मिल रहा है कि नहीं, पास हो रहा है कि नहीं। उस टाइम पे आपको एग्जिट करना पड़ता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ लाइन कोड लिखने के बाद। तो उसके लिए PHP में आप एग्जिट फंक्शन यूज कर सकते हो या तो डाई फंक्शन यूज कर सकते हो। एग्जिट मोस्टली स्क्रिप्ट में यूज होता है, डाई मोस्टली जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह करते हैं तभी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने फाइल ओपन का एक स्क्रिप्ट लिखा है। अगर फाइल ओपन नहीं है, सपोज हम लोग कोई फाइल रीड कर रहे हैं, ओपन ही नहीं हुआ, तो हम लोग को अंदर कोड में जाके कुछ मतलब नहीं है, एरर देगा। तो वहीं पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर फाइल ओपन नहीं हो रहा है, सपोज आपको परमिशन नहीं है फाइल को, तो हम लोग चेक कर सकते हैं फाइल को परमिशन नहीं है, अगर वो रीडेबल नहीं है तो वहीं पे हम लोग मैसेज दिखा देंगे अनेबल टू ओपन द फाइल।
तो सामने वाले यूजर को समझ जाएगा कि फाइल कुछ तो इशू है फाइल में जिसकी वजह से हम लोग रीड नहीं कर रहे, तो आपको बाकी कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह हम लोग जैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं जब हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो हम लोग डाई फंक्शन यूज करते हैं, अनेबल टू कनेक्ट विद डेटाबेस। तो क्या करता है, अगर आपका लोकल होस्ट यूजर मतलब होस्ट यूजर नेम पासवर्ड अगर कोई कुछ भी रॉन्ग रहता है तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग यूजर को दिखा सकते हैं मैसेज। इस तरह से हम लोग डाई और एग्जिट यूज कर सकते हैं। और आप बहुत सारी जगहों पे ये दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आप डिबगिंग करें या कुछ भी कर रहे हैं वैलिडेशन पर्पज से। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है विच फंक्शन इज यूज इन पीएचपी टू चेक द डेटा टाइप ऑफ द एनी वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल का हम लोग को डेटा टाइप चेक करना है, मतलब उस कौन सा टाइप का है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब कौन से टाइप का डेटा टाइप है वो हम लोग को पीएचपी में चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, गेट टाइप करके फंक्शन है, उसको यूज करके हम लोग डेटा टाइप उसका रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि गेट टाइप ट्रू, ट्रू किस तरह का डेटा टाइप है, ट्रू फॉल्स जो है अपना बुलियन टाइप का है। गेट टाइप 10, इन नंबर जो रहता है हमेशा इंटीजर रहता है, अगर ये पॉइंट में डालते हैं तो हम लोग को फ्लोट रिटर्न करता है। गेट टाइप वेब प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रिंग है स्टेटमेंट। नल, नल डेटा टाइप है। इस तरह एग्जाम्पल के लिए आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना दोस्तों, हाउ कैन यू इंक्रीज द मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट इन पीएचपी। नॉर्मली हम लोग कभी भी जब भी पीएचपी में स्क्रिप्ट लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग को कभी कभी कुछ स्क्रिप्ट रहता है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बट अपना बाय डिफॉल्ट जो पीएचपी में एग्जीक्यूशन टाइम सेट रहता है वो बहुत कम रहता है। तो उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट पीएचपी मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो आप पीएचपी कोड में भी ऐड कर सकते हो INI सेट से, और आप पीएचपी के फाइल में भी जाके php.ini में जाके वहाँ पे भी सेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट कितना रहेगा मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये मोस्टली जब आप पीएचपी में प्रोजेक्ट करोगे बड़े लेवल पे और बड़ा स्क्रिप्ट रहेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन बाय पासिंग द वेरिएबल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस इन पीएचपी। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस आपने सुना होगा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसी तरह पीएचपी में भी इसका सब जगह मतलब वही है, होता क्या है उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, व्हेन द वेरिएबल इज पास एज वैल्यू देन इट इज कॉल्ड बाय पास वेरिएबल बाय वैल्यू। हियर द मेन वेरिएबल रिमेन्स अनचेंज इवन व्हेन द पास वेरिएबल चेंज। ठीक है, चलो यहाँ ये तो हम लोग जो देख रहे हैं हम लोग पास बाय वेरिएबल का देख रहे हैं, पास वेरिएबल बाय वैल्यू का देख रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फंक्शन फंक्शन टेस्ट करके हमने बनाया है, फंक्शन टेस्ट करके बनाया। यहाँ पे टेस्ट में मैंने पैरामीटर पास किया $n करके, $n इक्वल टू $n+10। यहाँ पे उसको जो भी हम लोग पास करेंगे उसको हम लोग ने नंबर को ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है, वहाँ पे मैंने जो वैल्यू पास किया है अभी के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं 5 पास किया है। ठीक है, यहाँ पे अब इको करता हूँ तो इको रिटर्न करूंगा तो क्या रिटर्न करेगा, हम लोग को जो भी यहाँ पे रहेगा जो प्लस हो गया 15 आ जाएगा। बट वहीं अगर हम लोग पास बाय रेफरेंस यूज करते हैं, तो पास बाय व्हेन द वेरिएबल इज पास एज रेफरेंस देन इट कॉल्ड एज पास वेरिएबल बाय रेफरेंस। हियर both the main variable and the pass variable share the same memory location। मतलब ये होता है कि पास बाय वैल्यू में अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है, मतलब आपके सिस्टम में आपके सर्वर पे दो अलग अलग मेमोरी यूज होता है, बट इसमें रेफरेंस में सेम मेमोरी यूज होता है, बस उसका हम लोग एड्रेस पास करते हैं। सो दोस्तों आप इस तरह से इंटरव्यू में बता सकते हैं। सिर्फ सो इफ वन वेरिएबल चेंजेस देन द अदर विल आल्सो चेंज। सिंपल कोड के लिए अगर आप देखेंगे तो टेस्ट यहाँ पे देखो ये डाला है एम्परसेंड साइन डाला है और $n डाला, मतलब पैरामीटर में एम्परसेंड साइन का मतलब होता है कि जो हम लोग वेरिएबल पास कर रहे हैं बाय रेफरेंस, रेफरेंस से पास करें, मतलब एम डाला यहाँ पे $m डाला, मतलब इसका जो एम का हुआ है उसका रेफरेंस आएगा, ना कि उसको अलग मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है पास वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, बट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों अपना है, एक्सप्लेन टाइप कास्टिंग एंड टाइप जगलिंग। टाइप कास्टिंग एंड टाइप जगलिंग क्या होता है इन पीएचपी में, चलो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें 10 ऐसे हैं, स्ट्रिंग इज str इज नाउ स्ट्रिंग, और बुलियन डिक्लेयर करते हैं तो बुलियन को हम लोग यहाँ पे बुलियन इज नाउ बुलियन यहाँ पे। तो इसका जो सिंपल है, अगर हम लोग देखते हैं
द वे बाय विच PHP कैन असाइन अ पर्टिकुलर डेटा टाइप फॉर एनी वेरिएबल इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब वही होता है दोस्तों कि सिंपल अगर हम लोग का कोई वेरिएबल वैल्यू है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, या तो फिर कोई इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, अगर उसमें कुछ पॉइंट है तो वहाँ पे हम लोग फ्लोट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे आपने बूलियन डाला है तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, और उसी का अगर हम लोग डजंट सपोर्ट डेटा टाइप फॉर वेरिएबल रिक्वेस्ट, द टाइप ऑफ वेरिएबल इज चेंज ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द असाइन वैल्यू, इट इज कॉल्ड टाइप जगलिंग। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोग कुछ भी मतलब डेटा टाइप तो अपने में PHP में सपोर्ट नहीं करते, जैसे ही मैंने आपको बताया था PHP लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो वही उसी तरह अगर हम लोग PHP में कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, जो भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप जगलिंग। तो आई होप आप लोग टाइप कास्टिंग और टाइप जगलिंग में डिफरेंस समझ गए रहेंगे। जो वेरिएबल ऑटोमेटिकली मतलब कन्वर्ट हो जाता है, जो वैल्यू के हिसाब से इंटीजर है कि फ्लोट है कि बुलियन है, उसको जगलिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग कास्ट करते हैं, मतलब हम लोग बताते हैं कि इसको इस डेटा टाइप में चेंज करना है। उसके अगर जैसे बुलियन यहाँ पे डाल दिया तो स्ट्रिंग जो है बुलियन में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि ये बुलियन वेरिएबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, हाउ कैन यू मेक अ कनेक्शन विथ MySQL सर्वर यूजिंग PHP। PHP में आप MySQL सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको हर एक इंटरव्यूअर चाहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं MySQL को PHP में, जो कि मोस्टली बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं PHP में। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा सिंटेक्स है, MySQL आई कनेक्ट करके फंक्शन कॉल करना है जो बाय डिफॉल्ट PHP प्रोवाइड करता है। उसमें आपको होस्ट डालना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, जैसे कि यहाँ पे लोकल होस्ट डाला है। मोस्टली आप हम लोग जब भी लोकल पे सेटअप करते हैं तो यूजर नेम में कुछ नहीं रहता, पासवर्ड में कुछ नहीं रहता, तो आपको ब्लैंक रखना है। जब हम लोग सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड में वैल्यू रहता है, तो वहाँ पे आपको होस्ट यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा। उस तरह से हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि MySQL का ऑब्जेक्ट भी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में एज अ कंस्ट्रक्टर हम लोग होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड पास करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। MySQL है, न्यू MySQL, सेम चीज़ें पर तीनों पैरामीटर पास करना है, होस्ट, यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इजिली ये सिंटेक्स लिख के इंटरव्यूअर को आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिट्राइव डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP। जिस तरह से आपने कनेक्शन देख लिया कि हम लोग MySQL को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, MySQL आई कनेक्ट और MySQL आई फंक्शन यूज करके हम लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद किसी टेबल से हम लोग को डेटा रिट्राइव करना है, मतलब दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन है उसके लिए, बट यहाँ पे एक ही मैं बता रहा हूँ, MySQL आई फेच एरे। मतलब ये क्या करेगा कि आपका डेटाबेस से क्वेरी, जो भी आप क्वेरी डालेंगे उससे डेटा लेके आएगा और वो आपको एरे में रिटर्न करेगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, सो MySQL आई क्वेरी डीबी कनेक्शन, यहाँ पे क्वेरी डाला, क्वेरी में सपोज आपने डाल दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब सारे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो क्या करेगा MySQL फेच एरे फॉर्मेट में आपको पूरा डेटा रिटर्न कर देगा, कि मतलब एरे में पूरा एम्प्लॉय का डेटा, जो भी नेम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप एसोसिएटिव में चाहिए तो एसोसिएटिव में, मतलब की वैल्यू पेयर में, हर एक का की वैल्यू में है, जो आपका कॉलम रहेगा टेबल का, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट, वो सब की बन जाएगा, उसमें आपका वैल्यू रहेगा पूरा। तो यहाँ पे आप उसको एज ए एरे एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि एरे में हम लोग इंडेक्स नंबर से एक्सेस करें तो इंडेक्स नंबर से एक्सेस करें। अगर एसोसिएटिव एरे में आप रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉलम का नाम डालना पड़ेगा टेबल का, यहाँ पे जैसे ईमेल डाला है। ठीक है दोस्तों, कितना ईजी है एकदम टाइप करना डेटा। आप अगर चाहिए तो आप अपना लोकल पे कोड लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा आपको उतना ईजिली बताने को होगा। ये तो बस आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको मतलब सब समरी देखना है या आपको रिवाइज करना है, तो आप फटाफट ये वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिए, बहुत ही यूजफुल है। जितना लोगों को शेयर करो उनको उतना अच्छा रहेगा इंटरव्यू, वो लोग इजीली क्रैक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, हाउ कैन यू रिट्राइव डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP। सेम वही है कि हम लोग कैसे रिट्राइव कर सकते हैं डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस यूजिंग PHP यूज करके हम लोग कैसे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। सिंपल, डेटाबेस कनेक्शन डाला, फेच रो यूज किया, वहाँ पे MySQL एरे फॉर्मेट में पूरा, यहाँ पे क्या करेगा वेयर क्लॉज में, मतलब सिर्फ एक फेच रो का क्या करता है, स्पेसिफिक रो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करता है फेच रो से। तो क्या करेगा, सिर्फ आपको एक रिकॉर्ड ही रिटर्न कर के देगा, रो 0, रो 1 जो भी वैल्यू रहेगा आपको यहाँ पे रिटर्न कर देगा।
और ये जो आपको फेच कर वो एरे में कैसा फेच करके देगा, ये क्या कैसा देगा, न्यूमेरिक एरे में, तो हर एक को आपको वैल्यू रहेगा 0 1 2 इंडेक्स नंबर के साथ रिटर्न करके देगा। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है ये दोनों में, माइस्क्वेल फेच एरे और माइस्क्वेल फेच रो में, बस वो इंडेक्स नंबर है वो एसोसिएटिव एरे एज रिटर्न करता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मेथड है ऐसे। हाउ कैन यू रिट्राइव डेटा फ्रॉम माइस्क्वेल डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। फेच रो के जैसे फेच रो ऐसे फेच एसोसिएटिव भी है, मतलब यहाँ पे पहले वाले में जैसे आप डिफरेंस देखिए, बस यहाँ पे फेच एरे में मैंने बस यहाँ पे एसोसिएट पास कर दिया तो अपने आप कन्वर्ट हो गया की वैल्यू पेयर में, बट अगर नहीं पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रो ही रहता है। उसी तरह फेच रो का सिर्फ फेच रो यूज कर सकते हो, तो आप रो में मतलब इंडेक्स नंबर के साथ डेटा रिटर्न करेगा, और यहाँ पे अगर फेच ऐसे की वैल्यू पेयर में रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय नेम ईमेल डाल के डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बस नेम है, आपको कैसा चाहिए, इंडेक्स नंबर में वैल्यू चाहिए कि की वैल्यू पेयर में चाहिए। तो मोस्टली तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एसोसिएट यूज करो, क्योंकि एसोसिएट में आपको पता चलेगा कॉलम नेम से डेटा आएगा एज ए की इन एरे। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलम रिट्राइव करना है, अगर सारे नहीं रिट्राइव तो आपको बस उतना ही नेम डालना है, और आप वहाँ पे अपने मतलब वेब पेज पे वो दिखा सकते हो, डेटा आप अपने एप्लीकेशन में दिखा सकते हो उस टाइप से। ठीक है, फेच ऑब्जेक्ट से भी आप रिटर्न कर सकते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द माइस्क्वेल डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। इसमें एक और है, माइस्क्वेल फेच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट जैसे बने एरो साइन से हम लोग एक्सेस करते हैं, तो एरे जो माइस्क्वेल फेच एरे ये ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा, और ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए डॉलर रो एरो साइन नेम डॉलर रो एरो साइन ईमेल करके हम लोग वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा कि हम लोग माइस्क्वेल डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं, डेटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माइस्क्वेल आई कनेक्ट और माइस्क्वेल आई पी कनेक्ट, मतलब परसिस्टेंट कनेक्ट और माइस्क्वेल आई कनेक्ट में क्या डिफरेंस है। परसिस्टेंट कनेक्ट अभी मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि सपोर्ट में, पर माइस्क्वेल आई हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि आपने देख अभी मैंने आपको पहले इसमें बताया कि आप माइस्क्वेल आई कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे होस्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड और अगर डेटाबेस का नाम भी पास करना है, फोर्थ पैरामीटर वो भी पास कर दे तो आप माइस्क्वेल उस पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें एक बार कनेक्ट हो गया तो आप उसमें उस डेटाबेस के पर्टिकुलर टेबल से सारे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, टेबल को क्वेरी मार के ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं पीएचपी में स्क्रिप्ट लिख के, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और पी माइस्क्वेल पी कनेक्ट का जैसे कि आप देख सकते हैं डेप्रिकेट हो चुका है न्यू वर्जन ऑफ PHP, बट यू कैन क्रिएट अ परसिस्टेंट कनेक्शन यूजिंग माइस्क्वेल कनेक्ट विद प्रीफिक्स पी। सिर्फ आपको माइस्क्वेल कनेक्ट के पहले प्रीफिक्स पी यूज करना है, उस तरह से आप परसिस्टेंट करें। इसमें क्या होता है कि आपका काम होने के बाद भी कनेक्शन चालू रहता है ऑल टाइम, कनेक्शन क्लोज नहीं होता ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है अपना लॉस भी होता है, इसलिए वो डेप्रिकेट कर दिया गया है, माइस्क्वेल ने उसको डेप्रिकेट कर दिया है, इससे सर्वर पे लोड आता है। इसलिए माइस्क्वेल कनेक्ट बेटर है, जब भी आप कनेक्शन करो काम होने के बाद आप जरूर क्लोज कर दो कनेक्शन, उससे आपका सर्वर पे लोड कम जाएगा और आपका एप्लीकेशन फास्ट चलेगा। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी भी चीज़ें आपको इंटरव्यूअर को बताना है, सिर्फ ये नहीं कि आपने जो पढ़ा वही बता दिया, एग्जाम्पल के साथ अपना सोच के एकदम बताना उस क्यों यूज करते हैं, उससे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में, अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो, और ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहिए कि आपको लगता है कि मैं इस ट्यूटोरियल में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और आपको एग्जाम्पल के साथ कोड करके चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ, आप कमेंट में मेंशन करिए, आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, सो दोस्तों प्लीज़। हाँ चलो, अपना अगला क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं। विच फंक्शन इज यूज इन PHP टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय एनी। हम लोग जब भी टेबल को क्वेरी मारते हैं तो उसमें कितना नंबर रिटर्न कर रहा है, नंबर ऑफ रोज मतलब कितना डेटा रिटर्न काउंट, कितना डेटा रिटर्न कर रहा है उसका काउंट कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है माइस्क्वेल आई का माइस्क्वेल नम रोज करके, ये आपको रिटर्न कर देगा कि मतलब जो भी आपका एरे में डेटा पूरा रिटर्न किया है, क्योंकि माइस्क्वेल आई क्वेरी आपको डेटा रिटर्न रिटर्न करता है एरे में रिटर्न, तो क्या करता है सिंपली एज ए एरे काउंट कर लेता है उसके अंदर कितना डेटा है और आपको काउंट रिटर्न कर सकता है, कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये फंक्शन यूज करके आप हमेशा काउंट लेके चेक डाल सकते हो कि अगर डेटा है काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तभी आप उस डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है अंदर कोड में जाने की। ठीक है दोस्तों, वैलिडेशन पर्पज से बहुत यूजफुल है। माइस्क्वेल आई नंबर ऑफ रोज पूछते हैं इंटरव्यू में ये भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हाउ कैन यू क्रिएट अ सेशन विथ। बहुत सिंपल है, सेशन क्या है अपना ग्लोबल ग्लोबल फंक्शन है। तो क्या करता है PHP में सेशन क्रिएट करता है, सिर्फ आपको सेशन स्टार्ट एक ग्लोबल फंक्शन कॉल करना है। तो आप उस ग्लोबल फंक्शन में मतलब कि जो भी आप चाहिए डायरेक्टली आप
पीएचपी में सेशन एक बार स्टार्ट कर दे तो सेशन में आपने यहाँ पे की वैल्यू पेयर में मतलब की में यूजर नेम पासवर्ड कोई भी नेम डाल के उसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपको पूरे एप्लीकेशन में वो वैल्यू सेशन से आप डायरेक्ट रिट्राइव कर सकते हैं, और अनसेट करना है तो अनसेट भी कर सकते हैं। रिट्राइव करने के लिए भी सिंपल है, डॉलर जैसे आप एरे का वैल्यू एक्सेस करते हैं, हाँ डॉलर जो भी एरे का नाम रहता है वो उसका की नेम, वैसे आप डॉलर सेशन यूजर नेम अगर कहीं भी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो आपको यूजर नेम मिल जाएगा जो भी आपका सेशन में स्टोर रहेगा। सेशन का पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। सेशन बेसिकली आपके सर्वर पे एक फाइल बनता है। अगर इंटरव्यू पूछेगा सेशन कहाँ बनता है तो आप बता सकते हैं कि सेशन एक फाइल बनता है आपके सर्वर। जब भी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं तो पीएचपी क्या करता है, आपके जहाँ पे पीएचपी इंस्टॉल रहता है वहाँ अपाचे वहाँ पे एक फाइल बनाता है सेशन का, उस फाइल के अंदर आपका वैल्यू स्टोर करता है, बट वो पर्टिकुलर टाइम के लिए करता है। उसके बाद वो क्या होता है, सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, मतलब वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आप उस टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं सेशन के। ठीक है, इतना अगर आप डीप में बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आखिर ये सेशन जो बनता है वैल्यू कहाँ पे स्टोर रहता है सर्वर पे। तो आप बता सकते हैं एक फाइल में स्टोर रहता है, आपको ब्राउजर पे भी दिखता है। अगर ब्राउजर में जाके आप सोर्स में मतलब वहाँ पे देखेंगे सेशन तो वहाँ पे सेशन वैल्यू आपको वहाँ पे भी दिखता है, एक वैल्यू सेम वहाँ पे दिखता है जब भी, और एक आपके बैकएंड में सर्वर पे एक फोल्डर के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, आगे कुकीज़ के बारे में बात करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि वहाँ पे भी कुकीज़ में भी जो सेशन हम लोग क्रिएट करते हैं वो सेशन का आईडी कुकीज़ के अंदर भी रहता है। तो कुकीज़ जो रिट्राइव होता है उसी आईडी से रिट्राइव होता है। रेफरेंस के लिए ब्राउजर में भी रहता है, सेम अपने लोकल पे भी रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ जो अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द यूज ऑफ इमेज टाइप मेथड। इमेज टाइप मेथड का क्या यूज है। इमेज टाइप फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड इमेजेस ऑफ द इंस्टॉल पीएचपी। मतलब एक इमेज टाइप रिटर्न करता है, आपको बताता है कि आपका पीएचपी जो है कौन कौन से इमेज टाइप सपोर्ट करता है, उसी के बेस पे आप इमेज अपलोड का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इमेज टाइप में IMG BMP जो भी है आपका इमेज टाइप अगर सपोर्ट करता है कि नहीं, एक्सटेंशन से BMP सपोर्ट करता है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। बिफोर अपलोडिंग इमेज इन योर एप्लीकेशन यू कैन चेक विथ दिस इमेज टाइप फंक्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत काम का है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। तो आई होप आपको ये यूजफुल रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, विच फंक्शन यू कैन यूज इन पीएचपी टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग और फॉर बोथ। मतलब कौन सा फंक्शन आप ऐसा यूज करते हो कि जिससे आप पीएचपी में जिससे आप फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो और दोनों कर सकते हो। यू कैन यूज फाइल ओपन फंक्शन टू रीड और राइट और फॉर डूइंग बोथ इन पीएचपी। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे कोड में एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एफ ओपन किया, माई यहाँ पे रीड फॉर रीडिंग, जब यहाँ पे वहाँ पे आर डाला तो रीडिंग के लिए हो गया फाइल, मतलब मैं यहाँ पे मुझे पूरा एरे में डेटा आ जाएगा, फाइल वन में जो भी उस फाइल का रहेगा डेटा एरे में कन्वर्ट होकर मुझे मिल जाएगा, तो मैं आराम से उसमें मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। फाइल टू फाइल टू में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राइटिंग के लिए ओपन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल ओपन होगा, अगर आप वहाँ पे कुछ भी डेटा राइट करेंगे तो उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। हम लोग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने एप्लीकेशन में, कभी कभी हम लोग फाइल में डेटा राइट करते हैं और कभी कभी हम लोग फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। तो उसी तरह एक कॉमन फंक्शन है यहाँ पे, आर प्लस कर देंगे तो रीड और राइट दोनों के लिए हो जाता है सेम ही फंक्शन में। तो आपको अलग अलग फंक्शन कॉल करने की जरूरत है, अलग अलग पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है रीड और राइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये फाइल ऑपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है। एक फाइल ऑपरेशन जो पीएचपी में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि आपका डेटाबेस कनेक्शन, एरे, ये सब, वैसे ही फाइल ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है पीएचपी में। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे जो अपने को पूछा, इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है। तो इंक्लूड और रिक्वायर क्या है, जैसे कि आप हम नॉर्मली हम लोगों को अगर कोई फाइल, ऑलरेडी हम लोग कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और दूसरे फाइल का कोड या फंक्शन हमको यूज करना है अपने वाले फाइल में, उसको हम लोग को फिर से नहीं लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन यूज करके उस पूरे फाइल को उसमें फाइल का पार्ट डाल देते हैं। फिर उस फाइल के अंदर जो भी फंक्शंस रहते हैं उसको हम लोग डायरेक्टली अपने करंट फाइल में यूज कर सकते हैं। बट उस जो हम लोग फाइल लोड करते हैं, दूसरा कोड लोड करते हैं एक्सटर्नल वाला, तो उसमें उसमें इंक्लूड और रिक्वायर में क्या डिफरेंस है। तो इंक्लूड और रिक्वायर में यही डिफरेंस है कि इंक्लूड से सिर्फ आपका फाइल लोड होता है, बट आपका जो, अगर सपोज वो फाइल लोड नहीं हुआ पर्टिकुलर फाइल और आप कोई फंक्शन कॉल करें तो आपको इसमें कुछ एरर नहीं देगा पीएचपी आपके करंट फाइल में जब आप रन करें। बट अगर आप रिक्वायर यूज कर रहे हैं और कोई फाइल आप उस फाइल का फंक्शन यूज कर रहे थे, रिक्वायर क्या करता है, आपको फैटल एरर शो करता है, क्योंकि आपको फाइल चाहिए ही चाहिए अगर आपने वहाँ पे रिक्वायर डाला है तो।
अगर वो फाइल नहीं रहेगा तो आपको फैटल एरर देगा, बट इंक्लूड के केस में आपको फैटल एरर नहीं देगा। यहाँ पे आप सैम्पल कोड में जैसे कि देख सकते हैं, इफ नॉट इंक्लूड टेस्ट और भी इको कर दिया एरर इन फाइल इंक्लूजन, रिक्वायर में इफ नॉट रिक्वायर्ड इको एरर इन फाइल इंक्लूजन। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ मैंने यहाँ पे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको बताया, जैसे कि इफ एनी एरर ऑकर्स एट द टाइम ऑफ इंक्लूडिंग function, then it continues the execution of the script after showing an error message. Require function stop the execution of script by displaying the error message if any error occurs। तो क्या करता है सिंपली वही जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्लूड में क्या होता है, आपका PHP का जो स्क्रिप्ट रहता है वो फैटल एरर नहीं देता, तो उससे क्या होता है कि आपका आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहता है और वो स्टॉप नहीं होता PHP में। बट अगर रिक्वायर यूज करोगे तो जहाँ पे भी आपका एरर आया फैटल, वहीं पे आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। इसलिए मोस्टली सजेस्ट करूंगा कि आप रिक्वायर ही यूज़ करो, तो उससे आपको एटलीस्ट आपका डेटा मैनिपुलेशन रॉन्ग नहीं होगा, सर्वर पे लॉग नहीं बनेगा बिना यूज़ का। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शन इज यूज इन PHP टू डिलीट अ फाइल। हम लोग को अगर कोई फाइल डिलीट करना है जो कि अपने सर्वर पे सपोज बहुत सारे गार्बेज फाइल बन गए, अगर आपको डिलीट करना है, सर्वर को थोड़ा स्मूथ चलाना है, मतलब उसमें से लोड कम करना है, सर्वर का साइज कम करना है, तो आप उस केस में अनलिंक फंक्शन यूज करके वो डायरेक्टली फाइल डिलीट कर सकते हैं। आप अपने स्क्रिप्ट से भी पूरे फाइल को लेके मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग लेके वो आप मिल जाएगा कोड से, तो आप उसको अनलिंक कर सकते हो, अपने आप वो सर्वर से सारे फाइल डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका सर्वर फ्री हो जाएगा, साइज मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिप टैग्स मेथड। स्ट्रिप टैग क्या करता है, वो टैग जैसे कि आपको फंक्शन नाम में वो क्या करता है, टैग को निकाल देता है। अगर आपके जैसे आपका कोई स्ट्रिंग है, उसमें जो HTML टैग होता है, बोल्ड टैग, ब्रेक टैग एंड ऑल टैग जो रहता है, अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग ही डेटाबेस में पास करना है, रीड करना है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप टैग यूज करेंगे। तो क्या होगा, जितना भी आपका HTML टैग है वो निकल जाएगा, सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, सिंपल है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करिए अपने लोकल पे एक एक प्रोग्राम की, तो जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपको याद रहेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा उसको रीड भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए अपना। हाउ कैन यू सेंड एन HTTP हेडर टू द क्लाइंट इन PHP। HTTP हेडर मीन्स जैसे कि आपको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो हम लोग को PHP में कैसे सेट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको हेडर फंक्शन जो PHP का बाय डिफॉल्ट फंक्शन PHP अपने को प्रोवाइड करता है, तो आप हेडर फंक्शन यूज करके वहाँ पे लोकेशन दो पैरामीटर पास करना रहता है, लोकेशन पास करना रहता है। लोकेशन में आपको URL डालना रहता है कि आपको अपने सर्वर पे कहाँ पे उसको रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया है, हेडर लिया, वहाँ पे लोकेशन में मैंने एक डोमेन डाल दिया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उस डोमेन पे आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द हेडर फंक्शन इज यूज्ड टू सेंड रॉ HTTP हेडर टू अ क्लाइंट बिफोर एनी आउटपुट इज सेंड। कोई भी आउटपुट सेंड करने से पहले आपको इस URL पे रीडायरेक्ट कर देते। तो इसमें बहुत सारे अपने को कंडीशंस भी आते हैं जहाँ पे अपने को हैंडल करना रहता है। जहाँ जैसे कि आपने अगर हेडर फंक्शन यूज कर लिया, तो ये क्या होता है कि जो आउटपुट आपको सेंड करना चाहते हैं पैरामीटर, वो सेंड नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इस डोमेन पे मतलब उस URL पे रीडायरेक्ट होगा। उसको कैसे हैंडल करना है, एज ए पैरामीटर पास करके उसको आप हैंडल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए, तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर करना। अगला क्वेश्चन है जो अपना, विच फंक्शन आर यूज टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट इन PHP। जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है, जब जब भी हम लोग डेटा रिटर्न करते हैं, मतलब एरे के अंदर कितने सारे डेटा है, वो आपको अगर उसको काउंट चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल एरे का काउंट फंक्शन है और साइज ऑफ फंक्शन है, दोनों से आपका एरे काउंट रिटर्न कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यहाँ पे सैम्पल कोड में देख रहे हैं, डॉलर नेम क्या है, यहाँ पे मैंने एरे पास किया, ए से प्रियंका अभिजीत करके 3 नाम पास किया और इको किया काउंट, तो ये नेम का जो काउंट रिटर्न करेगा 3 रिटर्न करेगा। उसी तरह मार्क्स में मैंने 3 मार्क्स करके जो अगर इसका साइज ऑफ लेंगे तो इसमें भी 3 रिटर्न करेगा। ये टोटल सम ऑफ मार्क्स रिटर्न नहीं करेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3, 3 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3, तो 3 नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है अपना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब स्ट्रिंग एंड str। उस डिफरेंस क्या है दोनों फंक्शन में, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिंग फंक्शन जो है, और हम लोग को मैनिपुलेशन में भी ये फंक्शन बहुत ही यूजफुल होते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए।
सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग का पार्ट आपको रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूको सब स्ट्रिंग किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैंने उसका स्टार्टिंग पोजीशन 9 डाला और 9 to 7, तो क्या रिटर्न करेगा प्रोग्राम। क्योंकि अगर आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे अपना क्या है पी, तो पी से स्टार्ट करेगा और सिर्फ 7 ही लेगा। यहाँ पर अगर लिमिट नहीं डालेंगे तो आपका पूरा प्रोग्रामिंग रिटर्न करके देगा। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में दिया 9 से डाला, ये सेकेंड पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर है। अगर आप वहाँ पे लेंथ नहीं डालेंगे तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा स्ट्रिंग आपको ये रिटर्न करके देगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह रिटर्न यहाँ पे जैसे कि एस टी आर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एस टी आर फंक्शन क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने सर्च करें, यहाँ पे लारावेल डाला, लारावेल, और ये क्या रिटर्न कर रहा है एस टी आर, ये लारावेल आपको रिटर्न करके देख रहा है लारावेल 5। मतलब वो जहाँ पे भी वो स्ट्रिंग फंक्शन मिलेगा पर्टिकुलर जो आप सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ के आगे का वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। यहाँ पे भी आप लेंथ का चेक डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू डाल देंगे तो ये जहाँ पे वो मिला उसके पहले का रिटर्न करेगा, बाकी का आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं है ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पे क्या किया है उसने लारावेल 5 मतलब जितना भी उसको मिला स्ट्रिंग सारे रिटर्न कर दिए। बट सेकंड वाले में मैंने क्या किया, सिर्फ लर्निंग लारावेल में मैंने क्या किया, सिर्फ लारावेल पास किया, उसको ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे इसको लारावेल मिला, उसके पहले का जितना स्ट्रिंग रहेगा आपको रिटर्न कर देगा, जैसे कि यहाँ पे लर्निंग। आई होप आपको सब स्ट्रिंग और सब स्टार समझ गया फंक्शन। स्ट्रिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैनिपुलेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए बस। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना है, हाउ कैन यू अपलोड अ फाइल यूजिंग पीएचपी। पीएचपी में हम लोग फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फाइल कैसे अपलोड करना है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना है, डेटाबेस से क्वेरी डेटा कैसे रिट्राइव करना है, एरे क्या होता है, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस तरह से फाइल कैसे रीड करते हैं, और फाइल ऑपरेशन कैसे होते हैं। इन्हीं सब के बेस पे हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आप लोग को जैसे आप इमेज अपलोड करना है या कुछ भी फाइल आपको सिस्टम में अपलोड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा फाइल अपलोड डायरेक्टरी। अगर नहीं है तो आपको अपने PHP या NI में जाके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा फाइल अपलोड इनेबल है कि नहीं। अगर इनेबल है तो ठीक है, ओके, कुछ नहीं करना, अदरवाइज आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक HTML फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा अपलोड अपलोड करने के लिए। वहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, और उस वहाँ पे मैंने एक सर्वर साइड, जब भी मतलब वो फॉर्म पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो अपलोड डॉट PHP पे रीडायरेक्ट होगा। उसके अंदर मैं हैंडल करूँगा कि PHP मतलब मैं फॉर्म कैसे, अब डेटा जो रीड कर, जो मतलब पर्टिकुलर यूजर है वो फाइल अपलोड कर रहा है, उसको रीड करके उसमें जो भी ऑपरेशन करना है हम लोग अपलोड डॉट PHP में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ए भी है, मेथड पोस्ट होना चाहिए। इंक्रिप्शन टाइप हमेशा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो फाइल अपलोड कर रहे हो वो लेगा नहीं, आपको एरर थ्रो करेगा PHP में। तो इसलिए आपको ये जो पार्ट है इंक्रिप्शन टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये इंक्लूड करना बहुत जरूरी है कोड में, HTML वाले फॉर्म पेज में। उसी तरह यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप फाइल लिया, ID दिया, उसको ID पे ही हम लोग रीड करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड दिया, जब भी मैं इस अपलोड सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या अपलोड डॉट PHP कॉल होगा। वहाँ पे मैंने PHP स्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने चेक किया है मूव अपलोडेड फाइल, मतलब एक इनबिल्ट फंक्शन है PHP का मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करता है, जो ये ID है आपका, जो फाइल आप अपलोड किए वो ID से एक टेम्पररी नेम लेगा, उसको अपलोड फोल्डर के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो मतलब ये टेम्परेरी नेम लेके आपके अपलोड फोल्डर, जो आप एक लोकल पे फोल्डर क्रिएट, अगर आपने अपलोड फोल्डर नहीं क्रिएट किया रहेगा अपने एप्लीकेशन में, तो बाय डिफॉल्ट आपके रूट फोल्डर में वो फाइल जाके अपलोड कर देगा और वहाँ पे इको कर देगा कि इज अपलोडेड करके। और यहाँ पे आप अगर नाम कुछ और पास करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये इनबिल्ड है डॉलर फाइल्स का। डॉलर फाइल्स क्या अपना ग्लोबल वेरिएबल है, डॉलर सेशन क्या है ग्लोबल वेरिएबल्स है, डॉलर पोस्ट क्या है सब ग्लोबल एरे वेरिएबल, ये सब वेरिएबल्स है। इसमें हम लोग ग्लोबली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जो एरे डेटा पास होता है अपना। ठीक है, ये सब इनबिल्ट फंक्शन, इनबिल्ट वेरिएबल्स है किसका, PHP का। अदरवाइज ये एरर मैसेज देगा, एरर इन अपलोडिंग। ठीक है दोस्तों, उसी तरह है अपना
हाउ कैन यू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन पीएचपी? कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं पीएचपी में? कांस्टेंट मोस्टली कॉन्स्ट कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही आप पीएचपी में डिफाइन फंक्शन यूज करके कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफाइन डाला, वहाँ पे पाई डाला। कांस्टेंट क्या होता है? जो आपका चेंज नहीं होता पूरे एप्लीकेशन में। तो उस तरह से अगर मैंने यहाँ पे पाई डाल दिया, पाई 3.14 पाई का वैल्यू होता है, जैसे मैथ में 3.14, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा अपने पीएचपी के इंडेक्स फाइल में, तो पूरे एप्लीकेशन में मैं कहीं भी वो पाई वेरिएबल अगर कॉल करूंगा तो मुझे 3.14 ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शन इज यूज इन पीएचपी टू सर्च अ पर्टिकुलर वैल्यू इन एन एरे? अगर आपको एरे के अंदर सर्च करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको एरे के अंदर सारे ऑपरेशन आने चाहिए, सर्च करना, ऐड करना, रिमूव करना एंड ऑल, अपडेट करना। जैसे कि आप डेटाबेस में सब क्रड ऑपरेशन करते हो, वैसे ही आप एरे में भी क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? सर्च करने के लिए बेसिकली एरे में एरे इन करके होता है। वो क्या होता है? इन एरे आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे, और एक पैरामीटर होता है वो जो फर्स्ट पैरामीटर होता है आपको जो सर्च करना है, सेकंड पैरामीटर होता है आपको एरे पास करना है, किस एरे में सर्च करना है। इन एरे अगर मैंने पास किया पीएचपी, तो वो पूरा एरे में लैंग्वेज के जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लैंग्वेज का जो एरे है, इसमें सर्च करेगा पीएचपी है कि नहीं। अगर उसको पीएचपी मिला तो ट्रू रिटर्न करेगा। इन एरे हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस तरह से हम लोग एरे में सर्च कर सकते हैं यूजिंग इन एरे फंक्शन। ठीक, आपको याद रहेगा ना इन एरे। अगला क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉलर रिक्वेस्ट वेरिएबल? डॉलर रिक्वेस्ट वेरिएबल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? जब भी हम लोग डेटा फॉर्म सबमिट करते हैं, उस टाइम पे हम लोग को जो वैल्यू रीड करना है, अगर उसको हम लोग रीड करने के लिए डॉलर रिक्वेस्ट यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो भी फॉर्म में वैल्यू डालते हैं, जैसे कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर डालते हैं, तो उसका जो वैल्यू रीड करना रहता है, डॉलर रिक्वेस्ट से हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड में दिया है, सिंपल हमने फॉर्म बनाया, यहाँ पे यूजर नेम डाला है। जब वहाँ पे सबमिट करेंगे तो डॉलर रिक्वेस्ट यूजर नेम डालेंगे, तो आपको यूजर नेम जो भी आपने डाला रहेगा आपको मिल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ हाउ लॉन्ग डज पीएचपी सेशन लास्ट फॉर? मोस्टली पूछते हैं नॉलेज पर्पज से कि जो आपका पीएचपी में सेशन क्रिएट होता है वो कितने टाइम के लिए रहता है। बाय डिफॉल्ट जो सेशन क्रिएट होता है लास्ट फॉर 24 मिनट्स के लिए रहता है, 144 सेकेंड्स के लिए। बट अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको पीएचपी आईएनआई में जाके जीसी मैक्स लाइफ टाइम डायरेक्टिव इन पीएचपी करके वहाँ पे आप उसको इंक्रीज कर सकते हो सेशन का। तो आपका सेशन जैसे आपका जीसी मैक्स लाइफ टाइम अगर 1800 सेकेंड कर दिया, तो आपका वो जो टाइम है 1800 सेकेंड के लिए, मतलब 30 मिनट्स के लिए इंक्रीज कर सकते हैं आप। इस तरह से आप सेशन वैल्यू भी इंक्रीज कर सकते हैं पीएचपी में, आपको जैसा चाहिए। मतलब आप जैसे सिस्टम में लॉग इन करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जब तक लॉग आउट नहीं मारते, आप कभी भी आते हैं सिस्टम चालू करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन लॉग इन ही रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो हम लोग सेशन में वैल्यू स्टोर करके रखते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो तब तक आपको लॉग इन दिखाता है। एक बार आपका सेशन टाइम आउट हो गया तो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सेशन यूज करते हैं। यहाँ पे जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू? तो दोस्तों जो ट्रिपल इक्वल टू होता है स्ट्रिक्टली चेक होता है, मतलब यहाँ पे आपका वैल्यू के साथ साथ, जैसे कि आप कोई चेक डाल रहे हैं, इफ डॉलर एन इक्वल टू 10, तो साथ में आपका 10 मतलब वो नंबर चेक करेगा, वो वैल्यू 10 भी चेक करेगा, साथ में साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा, वो जो नंबर है वो इंटीजर है कि नहीं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे कोड में क्या किया, डॉलर एन इक्वल टू 10, ये इंटीजर है, बट हम लोग ने चेक डाला है ट्रिपल इक्वल टू डॉलर एन इक्वल टू 10, मतलब ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एन इज इक्वल टू 10 एल्स एन इज नॉट इक्वल टू 10 दिस विल प्रिंट, क्योंकि एल्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और वहाँ पे 10 है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू डालते, दो बार इक्वल टू डालते, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करता है। बट आपने 3 टाइम इक्वल टू डाला है, मतलब वो डेटा टाइप भी चेक कर रहा है, यहाँ पे आपने डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग पास किया है, तो ये आपको नॉट इक्वल टू रिटर्न करेगा, ये वाला नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पीर? पीर क्या होता है? पीर का एक्चुअली फुल फॉर्म होता है पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। मतलब आपको पीएचपी रिलेटेड कुछ भी अगर यूजेबल कोड वगैरह कुछ भी कंपोनेंट्स चाहिए रहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज फ्रॉम डिफरेंट डेवलपर्स, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। वेबसाइट है उसका पीर करके, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उस पर मिल जाएगा।
मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं अगर आपको कुछ चाहिए रहता है कोड या रीयूजेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सब ओपन सोर्स होता है तो आप वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यूअर मोस्टली आपके नॉलेज के लिए पूछते हैं कि आपको इसका आइडिया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डच PHP सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। PHP मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, जैसे कि आप जानते हैं कि C++ ये सब में, जावा ये सब में अपना .NET में PHP इनहेरिटेंस सपोर्ट होता है, बट क्या PHP सपोर्ट करता है? नहीं दोस्तों, नहीं सपोर्ट करता PHP इनहेरिटेंस। बट अगर आपको इनहेरिटेंस की फंक्शनलिटी चाहिए कि मतलब एक फंक्शन में आपको बहुत सारे अलग फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको फंक्शनलिटी यूज़ करना है तो आपको इंटरफेस यूज़ करना पड़ता है। इंटरफेस यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो फंक्शनलिटी है वो PHP में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दिखाया है, इनहेरिटेंस इंटरफेस बनाया मैंने एक ISBN के लिए, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया सेट ISBN करके, फिर एक और इंटरफेस बनाया टाइप करके, उसमें एक फंक्शन बनाया सेट टाइप करके, और यहाँ पे मैंने क्लास डिक्लेयर किया बुक, और इंटरफेस के लिए इंटरफेस कॉल किया इम्प्लीमेंट ISBN टाइप। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस कॉल कर रहा हूँ। इस तरह से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को PHP में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट बेसिकली PHP सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है दोस्तों, बट उसको हम लोग इंटरफेस के थ्रू ले सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेशन एंड कुकी? सेशन एंड कुकी, जैसे कि मैंने आपको सेशन के बारे में बताया था, एक अपना ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें हम लोग सेशन डिक्लेयर करते हैं जो कि हम लोग पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है सेशन एंड कुकी में? सेशन बेसिकली आपके सर्वर में एक फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है, जो हम लोग सर्वर साइड उसको उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन। कुकी क्या होता है, आपके ब्राउज़र पे, मतलब क्लाइंट के ब्राउज़र पे स्टोर होता है। मोस्टली जो आपका ब्राउज़र, जैसे आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हो या फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो उस ब्राउज़र में अगर आप जाके चेक करोगे सोर्स में जाके, तो वहाँ पे कुकीज़ के अंदर आपका जो डेटा बना रहता है उसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। उस कुकीज़ के अंदर हमेशा एक सेशन वैल्यू रहता है, जो सेशन वैल्यू आपके सर्वर पे स्टोर रहता है रेफरेंस के लिए। तो जो कुकीज़ होता है, दोनों में सेम यही होता है कि सेशन ID आपका कुकीज़ में भी मिलेगा और सेशन में भी मिलेगा। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बट एक्चुअली सेशन ID स्टोर होता है आपका जो लोकल कंप्यूटर होता है उसमें। तो इस तरह से, और कुकीज़ को हम लोग क्लाइंट के ब्राउज़र पे कितने टाइम के लिए भी रख सकते हैं, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक क्लाइंट उस ब्राउज़र में जाके पूरा हिस्ट्री क्लियर नहीं करता, या फिर वो पूरा अपना क्रोम जो है पूरा रिफ्रेश नहीं करता, जो भी आप वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तब तक उसके ब्राउज़र में अपना डेटा रहता है। मतलब कि जब भी वो लॉगिन करेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाएगा, तो हम लोग कुकीज़ से डेटा रीड करके उसके ब्राउज़र पे फटाक से उसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप जो है सेशन एंड कुकी सेट कर सकते हैं, और डिफरेंस यही है सेशन एंड कुकी में। कुकी क्लाइंट में होता है और सेशन जो होता है सर्वर होता है, सर्वर साइड स्टोर रहता है। थोड़ा इसके बारे में और रीड करिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक एप्लीकेशन में यूज़ करिए सेशन एंड कुकी, आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग? MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ क्या है? इज यूज टू एस्केप स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग फॉर यूजिंग SQL स्टेटमेंट। SQL जब भी दोस्तों हम लोग डेटाबेस में क्वेरी फायर करते हैं, तो उसमें अगर क्वेरी में स्पेशल कैरेक्टर रहता है तो आपको एरर मिल सकता है। उसके लिए अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर निकालना है तो हम लोग MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है उस क्वेरी से जो भी डेटा रीड कर रहे हैं उससे रिमूव कर देगा, क्वेरी में आपको प्रॉपर स्ट्रिंग पास करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एरर नहीं आएगा, डेटाबेस एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल कोड में डाला, डेटाबेस कनेक्ट किया, MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग किया, पोस्ट प्रोमोनेम, मतलब अगर इसमें रियल स्पेशल कैरेक्टर कुछ रहेगा नेम में या टाइप में, तो वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और डेटाबेस में जब आपका क्वेरी जाएगा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट टाइप में, तो आपको प्रॉपर जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में जाएगा, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, ये यूज़ है अपना MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, विच फंक्शन आर यूज टू रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग? वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए हम लोग PHP में कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? ट्रीम यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से जो भी वाइट स्पेस है उसको रिमूव कर देता है। एयर ट्रिम का करता है, लेफ्ट साइड से आपका जो वाइट स्पेस है वही रिमूव करता है।
rtrim क्या करता है, राइट साइड से जो भी आपका वाइट स्पेस रहेगा वो रिमूव करता है। ये 3 फंक्शन है जो वाइट स्पेस, जो ब्लैंक स्पेस रहता है रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PHP में। व्हाट इज अ परसिस्टेंस कुकी? जैसे कि यहाँ पे बोला कुकी फाइल दैट इज स्टोर परमानेंटली इन द ब्राउजर इज कॉल्ड परसिस्टेंट कुकी। कभी कभी हम लोग जो रहता है दोस्तों, कुकीज़ को जो वैल्यू रहते हैं हम लोग 1 साल 2 साल के लिए क्लाइंट के ब्राउजर में स्टोर करते हैं, इसको परसिस्टेंट कुकी। इट इज़ नॉट सिक्योर एंड इज मेनली यूज फॉर ट्रैकिंग अ विजिटर फॉर लॉन्ग टाइम। ये सिक्योर नहीं है, बट हम लोग को जो विजिटर है वो अपने ब्राउजर में कितने टाइम पे वो कुकी स्टोर है उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। दिस टाइप कुकी कैन बी डिक्लेयर एज फॉलोज: कुकी नेम, कुकी वैल्यू, सेट कुकी। ये सब सेट कुकी जो है डिफॉल्ट मतलब PHP का ही फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। और कितने टाइम के लिए डालना है 2 ईयर्स के, तो जो वैल्यू रहेगा कुकी वैल्यू और कुकी नेम वो 2 साल के लिए क्लाइंट के लोकल ब्राउजर पे स्टोर रहेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो अपना है, हाउ कैन अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बी प्रिवेंटेड बाय PHP? तो क्रॉस साइट मतलब जबकि थर्ड पार्टी या कोई अपने आपके PHP मतलब आपके एप्लीकेशन पे अटैक कर दे, उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ भी डेटा पास करके, स्पेशल कैरेक्टर पास करके अगर वो कुछ यूज़ करना चाहता है, आपके एप्लीकेशन में हैक डालना चाहता है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? उसके लिए आप HTML एंटिटी फंक्शन यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है दोस्तों, चलो अभी अपना जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग वो पूछ रहा है विच PHP ग्लोबल वेरिएबल यूज टू अपलोड अ फाइल। अपलोड फाइल करने के लिए PHP का कौन सा ग्लोबल वेरिएबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्लोबल वेरिएबल $फाइल एरे कंटेंट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ अपलोड फाइल। ये एरे ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि ऑल इन्फॉर्मेशन कंटेंट करता है जो अपलोड फाइल करने के लिए रहता है, जैसे कि फील्ड नेम, नेम, साइज, टेम्प्रेरी नेम, जो भी रहता है उस फाइल का पूरा वो स्टोर करके रखता है। यहाँ पे जैसे कि दिया फील्ड नेम, नेम, टाइप, साइज, फाइल का साइज़ कितना है, वो सब एरर है कि नहीं, एरर कंटेंट्स एरर को रिलेटेड हो, अगर कुछ एरर है फाइल में तो भी इसमें आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्टैटिक एंड फाइनल स्कोप? ये जो स्कोप वेरिएबल है दोस्तों, ये मोस्टली हम लोग जब भी क्लास वगैरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उस टाइम पे सब यूज़ होता है। उसका मतलब क्या था? पब्लिक मतलब होता है वेरिएबल्स, क्लासेस एंड मेथड जो भी हम लोग यूज़ करें विच आर डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। मतलब कि अगर हम लोग ने कुछ पब्लिक बना दिया है फंक्शन क्लास के लिए, तो वो जो फंक्शन है हम लोग क्लास कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस फाइल को हम लोग कहीं भी कॉल करेंगे तो वो फंक्शन को हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों अपना प्राइवेट जो है, प्राइवेट वेरिएबल, क्लास एंड मेथड विच आर डिक्लेयर प्राइवेट कैन बी एक्सेस बाय द पेरेंट क्लास ओनली। मतलब उसका जो पेरेंट क्लास होगा, अगर हम लोग ने कोई मतलब उसका सब क्लास बनाया, एक क्लास बनाया पेरेंट ABC करके, दूसरा क्लास बनाया XYZ करके, उसमें हम लोग ने पेरेंट को इम्प्लीमेंट किया पेरेंट क्लास ABC, तो हम लोग सिर्फ उसके पेरेंट क्लास ही एक्सेस कर, कैन बी एक्सेस बाय द पेरेंट क्लास ओनली। तो जो प्राइवेट वेरिएबल है सिर्फ उसका पेरेंट क्लास ही एक्सेस कर सकता है। ये मतलब ABC वाला जो क्लास है वही उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। XYZ में जहाँ पे आप नीचे कॉल कर रहे हो उस क्लास को, वो यूज़ नहीं कर सकता। उसी तरह दोस्तों अपना है प्रोटेक्टेड वेरिएबल, क्लास एंड मेथड विच आर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस बाय द पेरेंट एज चाइल्ड क्लास ओनली। तो सेम उसी तरह कैन बी एक्सेस बाय पेरेंट एज चाइल्ड। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका चाइल्ड क्लास है वो प्राइवेट वेरिएबल को क्लास को एक्सेस नहीं कर नहीं कर सकता, बट प्रोटेक्टेड में आपका पेरेंट क्लास जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सेस कर सकता है। बाय द पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकता है, पेरेंट क्लास भी। उसी तरह अगला कीवर्ड जो है स्टैटिक, द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर स्टैटिक कैन कीप द वैल्यू आफ्टर लूज। तो वेरिएबल विच इज डिक्लेयर स्टैटिक कैन कीप द वैल्यू आफ्टर लूजिंग द स्कोर। उसी तरह दोस्तों अपना है फाइनल, द स्कोप प्रिवेंट द चाइल्ड क्लास टू डिक्लेयर द सेम आइटम अगेन। तो दोस्तों अपना अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इमेज प्रॉपर्टीज बी रिट्राइव इन PHP? इमेज प्रॉपर्टी कैसे रिट्राइव कर सकते हैं हम लोग PHP में? उसके लिए जो फंक्शन है गेट इमेज साइज, इट यूज टू गेट द इमेज साइज, ex image type, image x, image y, it used to get the image width, images y मतलब रिटर्न द हाइट। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स पे काम करता है, इमेज का हाइट x और y पे। इस तरह से हम लोग रिटाइप कर सकते हैं इमेज का हाइट और विड्थ कितना है, ये सारे प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है? इन पी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर यूज फॉर क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस आर यूज फॉर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन PHP
PHP class can implement multiple interfaces but can't inherit multiple abstract class। मतलब PHP जो क्लास होता है वो उसमें आप लोग जैसे कि मैंने आपको इंटरफेस बताया मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करने के लिए मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह PHP क्लास का मल्टीपल इंटरफेस तो ले सकता है बट वो मल्टीपल abstract क्लास ये नहीं ले सकता। कॉमन बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द abstract क्लास बट नॉट एन इंटरफेस। abstract क्लास के अंदर आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन वगैरह कर सकते हो, बट इसमें सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो इंटरफेस में, उसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंस होता है। आप इसका एग्जाम्पल कोड जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। This library in PHP this library is used in PHP to do various types of image work। कौन सा ऐसा लाइब्रेरी जो यूज़ होता है PHP को वेरियस टाइप ऑफ इमेज वर्क करने के लिए। यूजिंग द GD लाइब्रेरी जो कि है GD लाइब्रेरी वेरियस टाइप ऑफ इमेज वर्क करने के लिए लाइब्रेरी यूज़ होता है इन PHP। इमेज वर्क इंक्लूड रोटेटिंग इमेज, क्रॉपिंग और क्रिएटिंग इमेज करना एक्स्ट्रा। उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होता है PHP में उसको बोलते हैं GD लाइब्रेरी। ठीक है। व्हाट इज URL रीराइटिंग। URL रीराइटिंग क्या होता है दोस्तों PHP हम लोग क्या बोलते हैं, appending the session ID in every local URL of the requested page for keeping the session information is called URL rewrite। मतलब जब भी हम लोग सेशन बनता है सेशन आईडी उसको हर एक URL में अपेंड करना मतलब ऐड करना एवरी पेज रिक्वेस्ट पे उसको फॉर कीपिंग द सेशन इन्फॉर्मेशन और उस सेशन इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए उसको बोलते हैं URL rewriting। The disadvantage of this method are it doesn't allow persistence between the session and the user can easily copy and paste the URL and send it to another user। ठीक है। is this one की method are this it doesn't allow persistence between the session and the user can easily copy and paste the URL and send it to another user। इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए मोस्टली हम लोग URL राइटिंग यूज़ नहीं करते हैं PHP में। PDO क्या है दोस्तों? The full form of PDO is PHP data object. It is lightweighted PHP extension that uses a consistent interface for accessing the database। ये lightweighted PHP extension है जो हम लोग consistent interface for accessing the जैसे कि हम लोग MySQL आई यूज़ करते हैं वैसे ही दोस्तों अपना PDO है डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यूजिंग PDO डेवलपर कैन इजीली स्विच फ्रॉम वन डेटाबेस सर्वर टू, मतलब अगर आप PDO यूज़ करते हैं डेटाबेस कनेक्शन के लिए दोस्तों तो आप कभी भी अगर आपका डेटाबेस चेंज होता है अपग्रेड होता है फ्यूचर में तो उसका आपका डेटाबेस एरर या डेप्रिकेटेड एरर कभी नहीं आता। बट इट डजंट सपोर्ट ऑल द एडवांस फीचर ऑफ न्यू MySQL सर्वर। क्योंकि PDO अपडेट नहीं होता है और कभी भी सर्वर MySQL अपडेट होता है तो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, आपका वैसे ही चलता है। बट ये सारे फीचर जो MySQL आई को या MySQL आई सब कुछ है वो इसमें सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, इंटरव्यू क्वेश्चन हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये मज़ा आएगा। अगले क्वेश्चन में बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर आपको लेके आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपको बहुत अच्छी जॉब मिले। अगर अच्छा मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों।